नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज हम बात करेंगे बदहाल एम्बुलेंस व्यवस्थाओं की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य में सुधार लाने के दावे करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं और जिम्मेदारी का ही रोना रो रहे हैं। कभी कोई मरीज ठेले पर अस्पताल पहुंचने को मजबूर होता है तो कभी कोई अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है और ऐसे वाकये कोई एक दो नहीं बल्कि आए दिन यहाँ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। एम्बुलेंस की खस्ता हालत पर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है। एम्बुलेंस की खस्ता हाल को लेकर सरकार के सभी दावों और वादों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। इस बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मरीजों की लाइफलाइन यानी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। कभी समय पर मरीजों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती तो कभी एम्बुलेंस जैसे तैसे मरीजों तक पहुंचती तो है, लेकिन उसमें बुनियादी सुविधाएं न होने की वजह से ये एम्बुलेंस यमराज बन जाती है। हालात इतने बुरे हो चले हैं कि आपातकाल में मरीजों को निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने वाली कई एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाएं तक नहीं मुहैया हो पाती, जिसके चलते मरीजों की मौत तक हो जाती है। जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जिला अस्पताल, जहां एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब थी और वो 2 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने महिला को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन काफी गरीब थे, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद आधे घंटे में एम्बुलेंस मिलने की बात कही गई। लेकिन परिजन बार बार फोन कर रहे थे और वहां से यही जवाब मिल रहा था कि अभी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस 6 घंटे के बाद पहुंची। तब तक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना से नाराज परिजनों ने महिला का शव जिला अस्पताल के सामने रखकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पूरे मामले पर नजर डालें तो मामला लापरवाही का उजागर होता है और ये लापरवाही कोई नई बात नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। रास्ता मुर्दाबाद, 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 रास्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। सूबा बोलेगा में आज मुद्दा काफी अहम उठाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं कि एम्बुलेंस उचित समय में न पहुंचने के चलते जान गंवानी पड़ जाती है। और कई बार अगर बात की जाए मरीजों की, तो मरीजों के जो परिजन होते हैं उनका भरोसा ही उठ गया है ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो लागू कर दी जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो जमीनी स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। इस बात को लेकर दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं और इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये किसी एक जगह का घटनाक्रम नहीं है, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अगर इसी तरीके से ये व्यवस्थाओं की जो अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ रही है ऐसे ही अगर आती रही और ऐसे ही काम होता रहा तो कैसे ये सुख सुविधाएं जो मुहैया कराई जा रही हैं वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कमी कहां रह जाती है। तमाम ऐसी बातें होंगी जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी हैं, पूर्व सीएमओ हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अशोक कुमार, प्रवक्ता है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उत्तर प्रदेश के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपके पास आएंगे। सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन अगर 108 एम्बुलेंस की बात की जाए तो धरातल पर जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है इन व्यवस्थाओं से। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे।
कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, पिछले कुछ सालों में एम्बुलेंस की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कमी आ रही है, मैं समझ रहा हूँ कि जो व्यवस्था की कमी है, एम्बुलेंस का संचालन पूर्ण रूप से प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है और उनके जो कर्मचारी एम्बुलेंस की सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना भेजते हैं, उनमें सामंजस्य नहीं होता और जो कर्मचारी हैं संविदा के हैं, उन पर कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एजेंसी कंपनी को चिट्ठी लिखते हैं कि आपने एम्बुलेंस नहीं भेजी। तो सब बातें अंत में मैं यही कहूंगा कि ये व्यवस्था की बात है और सारी व्यवस्थाएं आप जानते हैं आजकल सब प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में। इन्होंने ही ये सारी व्यवस्था विभाग से लेकर के संविदा पे दी है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है और जो एजेंसीज हैं, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए कि सूचना कब प्राप्त हुई एम्बुलेंस मांगी जाने की और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने में कितना समय लगा, उसका नियमित एक ऑडिट होना चाहिए, तभी ये व्यवस्था सुधर सकती है। बिल्कुल है, कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। जी अशोक कुमार जी, आपके पास आएंगे, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर लेना चाहेंगे। कैसे व्यवस्थित जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया है जी कि एम्बुलेंस की संख्या, वास्तव में एम्बुलेंस जो जैसे ये एम्बुलेंस थी जो पिछली गवर्नमेंट थी, उस समय 1482 एम्बुलेंस, इस समय 712 नई एम्बुलेंस और एक एमएमयू शुरू हो गई है यहाँ पे मोबाइल मेडिकल मोबाइल यूनिट, उसमें 112 एम्बुलेंस आ गई हैं। ये सारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होनी है। इसका सबसे बड़ा एक कारण डॉक्टर साहब ने धीरे से आपको बताया, इशारा किया कि ये सब ठेकेदारों के हाथ में है व्यवस्था। तो जब सरकारी तंत्र में प्राइवेट सेक्टर के लोग घुस जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई जवाबदेही नहीं होती है। अभी सीएमओ साहब बता रहे हैं जो चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जिले के मालिक होते हैं स्वास्थ्य विभाग के। ठीक है अशोक कुमार जी, प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने आप तो नहीं घुसते हैं ना, संविदा में जो कर्मचारी रखे जाते हैं, कहीं ना कहीं जब सरकारी कर्मचारी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप से प्राइवेट जो सेक्टर का बंदा होगा वो ऐसे ही नहीं घुस जाएगा सरकारी सेक्टर में, उसे रखा जाएगा ना। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही कि आप प्राइवेट सेक्टर के जो आदमी को रख रहे हो और जो सरकारी कर्मचारी उस चीज का जो वेतन पा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब वो उनके बराबर वेतन नहीं उसको मिल पाएगा प्राइवेट कर्मचारी को, जो सरकारी कर्मचारी समान काम करता है, तो कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करेगा उनके बराबर वेतन लेने के लिए। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था, अभी गोंडा में पकड़ा गया है, आपके समाचार चैनलों में मैंने देखा था, गोंडा में एम्बुलेंस पकड़ी गई थी, फर्जी डाटा डाल रहा है मरीजों का। तो क्यों फर्जी डाटा डाला जा रहा है? मेरठ मेडिकल कॉलेज में आपने देखा एम्बुलेंस में क्या ढोया जा रहा था, सब जग जाहिर है, सारी चीजें हैं। और क्या क्या चीजें आप लोग एम्बुलेंस में देख चुके हो। और जब 2200 एम्बुलेंस होने के बाद इन उत्तर प्रदेश में हमारे बुलाने पे एम्बुलेंस नहीं आ रही है, जनता के बुलाने पे नहीं आ रही है, तो इससे यही जाहिर होता है कागज में 2200 होंगी, वैसे शायद 200-250 चल रही होंगी। बिल्कुल यही बस बात तो यही है। इसी बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इतनी व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्थित जो है काम करने का तरीका, वो ऐसा क्यों हो जाता है, कमी कहाँ रह जाती है, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। आपके पास वापस लौटेंगे अशोक कुमार जी। दरअसल एक दर्शक जुड़ चुके हैं मेरठ से हमारे साथ, अमित जी, उनकी राय जान लेते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। अमित जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, अमित सिंह। हमारी समस्या ये है कि हम यहाँ पे 3 साल से कार्यरत स्टाफ नर्स के पोस्ट पे थे, बाकी यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियन, वार्ड आया, सारे लोग 110 स्टाफ है जो बेरोजगार हो गए हैं। इसकी दशा में सरकार का कोई कदम नहीं उठ रहा है। बाकी हम लोग का और जो टर्मिनेशन का लेटर आ गया
और हम चाहते हैं कि हमारा जो टर्मिनेशन है इसको एनएचएम में समायोजन किया जाए। बिल्कुल। अमित जी आपकी बात से इत्तेफाक भी रखते हैं और इससे पहले भी स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा उठाया गया था और उसमें कहीं ना कहीं इन सब बातों का जिक्र भी किया गया था। और आगे अगर ऐसा मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि आज हमारा है 108 एम्बुलेंस जो व्यवस्था लागू की गई है वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं उस तरीके से काम नहीं है। इसको लेकर हम लगातार दर्शकों की राय ले रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपनी दिक्कत साझा करने के लिए शुक्रिया। अशोक कुमार जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी मैडम, मेरा सीधा सा सवाल यही है कि जो ये व्यवस्था खराब हो रही, इसमें जितने भी एम्प्लॉइज रखे गए हैं प्राइवेट सेक्टर के, उन सब लोगों को या तो गवर्नमेंट अपने साथ ले ले पदों का सृजन करके। हाँ। आखिर है कि पैसा तो जा ही रहा है और समान कार्य का समान वेतन दे तो आप इस व्यवस्था में कुछ कमी ला सकते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी 8,000 रुपए में काम कर रहा है, कोई 25,000 30,000 पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो चीज नहीं रहेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर का उसे मालूम है यहाँ हमें 5,000 मिल रहा है तो दूसरी ड्राइवरी करने जाएंगे वहां हमें 5,000 मिल जाएगा। तो इसको कोई जवाबदेही नहीं इन लोगों की। तो जो जैसे जो पा रहा है वो कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक और मेरठ से जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। राहुल जी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। जी मैं राहुल बात कर रहा हूँ, राहुल पचेरा। मैम हम मेरठ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े हैं। हमारा ये है कि हमारे यहाँ से 110 स्टाफ हैं जो कि सीएनएम आउटसोर्सिंग के माध्यम से आज के डेट में हमारे को टर्मिनेशन दे दिया गया। और चूंकि सरकार हमारी जगह पे किसी और को रख रही है, इसका हमें समझ में ना रहा, इसका समाधान ना रहा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है हमको एनएचएम में समायोजन किया जाए। बिल्कुल, आपकी इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। भगवानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीक जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। चलिए संपर्क टूट गया है शायद। तौसीक जी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपके पास आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं 108 एम्बुलेंस को लेकर, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। लोग आनन फानन में अगर कॉल करते हैं 108 एम्बुलेंस को तो समय पर वो अवेलेबल नहीं होती और लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा है ऐसी व्यवस्थाओं से। लोग अगर मरीज की हालत ज्यादा खराब है तो लोगों को पता है टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी और ठेले में ही लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो जब ऐसी अव्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो ये कैसे व्यवस्थित हो पाएंगी? मैडम मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार के दावे हैं इनका भली भांति आकलन हमारा मीडिया, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, आपके रिपोर्टर्स रहते हैं, वो भली भांति कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इतना जानता हूं, जैसा अभी दो बीच में कॉल आई, ये लोग संविदा कर्मी थे और इन्हें बिना किसी कारण के हटा दिया गया। संविदा पर रखा ही इसलिए जाता है कि जब तक सरकार चाहे रखे, जब सरकार चाहे हटा दे और उनका कोई दबाव नहीं रहता। सरकार ऐसे ही व्यक्तियों को रखना चाहती है कि उसके इशारे पे काम करे। मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, यद्यपि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, कि जो ठेकेदार हैं जो संविदा कर्मियों को पैसा देते हैं, उन ठेकेदारों को तो पूरा पैसा विभाग से मिल जाता है, लेकिन वो जो वेतन देते हैं वो काट के देते हैं। इस पे सरकारों को देखनी चाहिए। जो हमारे प्रशासक हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, मिशन निदेशक हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो इस व्यवस्थाओं को देखते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि जितना पैसा निर्धारित है कम से कम उन्हें उतना पूरा पैसा मिले। इसके लिए कोई सिस्टम लागू करें। जब तक पैसा पूरा नहीं मिलेगा, 5-6 हजार 7 हजार रुपए में आज की तारीख में कोई ड्राइवर पूरे लगन से कार्य नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो ये भी जानते हैं कि जब चाहेंगे निकाल देंगे, इनकी पेंशनेबल जॉब नहीं है,
इनको कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य इनका सुरक्षित नहीं। बिल्कुल तो ऐसे भविष्य बच्चों के हाथ में सुरक्षित हम नहीं है एम्बुलेंस और जैसी सेवाएं दे इसीलिए दें। कहीं न कहीं तो सरकार जिन की लोगों तरफ ने से नीति संविदा बनाई, में PDP, कर्मचारी उन्हें रखे पहले जाते हैं सोचना ताकि चाहिए। जब तक मन किया उन्हें रखना है, जब मन नहीं किया तो उन्हें हटा देना है। कोई एक बाउंडेशन नहीं होती है उन्हें रखने या हटाने की। शुक्र आपके पास आएंगे, ये कर्मचारी पूरा आपके पास अनिश्चित स्थिति में आएंगे रहते हैं, डॉक्टर चाहे A.K. शुक्ला जी। एक चाहे दर्शक ड्राइवर दरअसल हो, हमारे साथ या जुड़े हुए स्टाफ। हैं मिर्जापुर से सुल्तान जी, उनकी बात सुन लेते हैं। सुल्तान जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हेलो जी सुल्तान जी अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े हैं। हमारा ये मैटर है कि TNM स्टाफ हैं हम लोग, हमारी नौकरी खतरे में है, नौकरी का लेटर आ गया। हमसे सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो टर्मिनेशन है इसे समायोजन NHM में किया जाए। इससे काफी डिस्ट्रिक्टों के लोग जुड़े हैं जिससे उनको सबको परेशानी हो रही है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में 55 डिस्ट्रिक्ट में है, इनका सबको समायोजन के लिए सरकार आदेश करे। बिल्कुल समायोजन किया जाना चाहिए और आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इस बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्यों अव्यवस्थित हैं, इस बात को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार जो दावा करती है स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको व्यवस्थित करने का, वो व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का, लेकिन कहीं न कहीं वो जमीनी स्तर तक नजर नहीं आ रहा है। कमी कहाँ रह जाती है, इस बात को लेकर चर्चा लगातार जारी रखेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं राहुल। राहुल जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हाँ जी मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैम गवर्नमेंट की तरफ से इतना स्कीम चल रही है लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टाफ रख रहे हैं पर उसे निकाल रहे हैं। जी स्टाफ रख रहे हैं और फिर निकाल भी रहे हैं। जाहिर सी बात है जो संविदा पर कर्मचारी रखे जाते हैं उन्हें जब चाहे तब निकाल भी दिया जाता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सवाल कई खड़े होते हैं और दर्शकों की राय भी काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। दर्शकों से अपील करेंगे कि वो जब भी कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम जरूर धीमा कर लें और इसके बाद अपनी बात रखें। डॉक्टर A.K. शुक्ला जी आपके पास आएंगे। सिर्फ महज 108 एम्बुलेंस की बात नहीं है, सरकारी जो तंत्र है, अगर स्वास्थ्य महकमे को लेकर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी दवाइयों की बात हो, वो चाहे इंजेक्शन की बात हो या किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर लें, वो अव्यवस्थित नजर आ रही हैं। कैसे ये पूरी तरीके से व्यवस्थित हो पाएंगी और जो बड़े बड़े दावे हैं सरकार के वो कैसे सार्थक साबित होंगे, इस पर हम आपका जवाब जरूर लेंगे। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, श्रीकांत जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैडम ये है कि सरकार की संवेदनशीलता इसी बात से नजर आती है कि आप जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं हमारा चिकित्सा, इसमें भी आप स्वास्थ्य सेवाओं में भी अगर आप ठेकेदारी करने लगे हो, आप इन सब लोगों को ठेके पे देने लगे हो, तो फिर सरकार का मतलब क्या रह जाता है? कुछ दिन बाद आप शिक्षा का ठेकेदारी करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखोगे, तो इससे पता चलता है कि सरकार की संवेदनशीलता जो है पूरी तरह मर चुकी है। कुछ नहीं करना है, कोई नया काम नहीं। सरकार ने जो एम्बुलेंस दिया था उसको भी घटा के इन लोगों ने इस स्तर पे ये लेके आए हैं कि आज पूरे सूबे में लोग परेशान है। कहीं मेरे सामने एक्सीडेंट होता है, मैं 108 नंबर को 10 बार फोन करता हूँ, कोई फोन अगर उठ भी जाता है तो वहाँ पे उस समय रहते नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अशोक कुमार जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा सवाल था डॉक्टर A.K. शुक्ला जी आपसे, और साथ ही जो दर्शक ने ये बात उठाई है, सवाल उठाया है, इस बात पर भी आपका जवाब चाहेंगे। देखिए मैडम, पहले व्यवस्था थी कि हर सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसेज होती थी। लखनऊ में देख लीजिए, ट्रॉमा सेंटर में दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंसेज आज भी हैं और उनका रिकॉर्ड रहता था। एक अधिकारी वहां जिम्मेदार होता था, जैसे ही कॉल जाती थी वो नोट करके रजिस्टर में मूव कर जाता था। लेकिन आज सबसे बड़ी कमी है मॉनिटरिंग की। कोई भी सरकारी अधिकारी एम्बुलेंस को मॉनिटर नहीं कर रहा है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो पाते हैं उनके कनेक्शन अच्छे लोगों से होते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते। जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया कि कहीं कहीं शिकायतें मिलती हैं, ड्राइवर फर्जी आंकड़े तैयार कर रहा है, पेशेंट की संख्या बढ़ा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि जितनी ज्यादा उनकी कॉल्स होंगी, मूवमेंट होंगे, उतना उनको पेमेंट होगा।
बिल्कुल, तो इन सब चीजों में लापरवाही कहीं तो हो रही है। आते हैं आपके पास एक शुक्ला जी, एक दर्शक हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, लोकेंद्र जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। कहूँगा घोषणा जरूर करें, लेकिन जो आपकी व्यवस्थाएं हैं शुक्ला जी आपके पास आएंगे। लोकेंद्र जी की बात सुन लेते हैं पहले। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी नमस्कार मैडम, जी, मैं नमस्कार, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे पे बात उठाई। सबसे बड़ी बात जो अभी सीएम साहब बोल रहे थे कि जब ऊपर वाले लोगों के कनेक्शन अच्छे लोगों से होंगे, सीधी सच्ची बात है, जब मुख्यमंत्री मंत्रियों के सचिव ही रिश्वतखोरी पे, कमीशन खोरी पे जी रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हो रही है दिखावे के लिए हो रही है, तो क्या हो सकता है आगे? आज तक किसी पे कार्रवाई हुई नहीं है। आप अंदर लगा लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक कि कोई मंत्री, कोई सचिव, किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक व्यवस्था ऐसी चलेंगी और ऐसी चलती रहेंगी। हम और आप चिल्लाते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मंत्रियों और सचिवों पे। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल होती जा रही हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपके पास आएंगे, बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मेरे विचार से है कि आप नई घोषणाओं को अवश्य करें, लेकिन जो पुरानी आपकी व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करें। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएं, अस्पतालों में जितने पद सृजित हैं उनको भरें। आज की तारीख में पीएमएस की सेवा में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। इस कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी, 60 से 62 कर दी। अब आप खुद सोचें कि क्या 62 साल का आदमी नए मेडिकल ऑफिसर की तरह भाग दौड़ कर सकता है, इमरजेंसी कर सकता है, रात भर जाकर के मेडिकल लीगल कर सकता है? नहीं करेगा। तो और उनमें भी असंतोष है, बहुत से न्यायालय भाग रहे हैं, कोर्ट भाग रहे हैं, हम बीआरएस चाहते हैं, रिटायरमेंट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है सिस्टम में, जिसकी वजह से पद खाली हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, सिलेक्शन होता है, फिर भी सेवाएं ज्वाइन नहीं करते। तो अगर अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या पूरी होगी, उन्हें जिम्मेदार बनाया जाएगा। एम्बुलेंस के बारे में भी तो ऐसा नहीं, जो सरकारी अधिकारी हैं तनख्वाह पाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, उनका वेतन की कटौती होती है, उनसे पैसे की वसूली हो सकती है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा आया नहीं कोई ऐसा मामला कि जिसमें अगर लापरवाही बरती गई है अस्पताल प्रबंधन की ओर से और उस डॉक्टर के खिलाफ या उस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो। ऐसे मसले सामने नहीं आए, लेकिन लापरवाही की तस्वीर हर रोज सामने आती है। आते हैं आपके पास एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। राजीव जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हेलो जी हाँ जी मैम, ये हम पीएनएम के स्टूडेंट बोल रहे हैं सहारनपुर एसबीटी हॉस्पिटल से। जी राजीव जी। जी, और ये हम सब ना, अभी हमारे पास 28 फरवरी को एक नोटिस आया था, जिससे कि मतलब हम लोगों को बस मैसेज मेल आया कि आप लोगों को सबको टर्मिनेट कर किया जा रहा है। तो जिससे कि हम मतलब बहुत परेशान है, क्योंकि हमने एक आशा की, हमें यही कि हमारे पास एक जॉब है और वो भी हमें सुनी आ रही है। इस संबंध में हम सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से समायोजन नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें तमाम आ रही हैं, और जो बदहाली है वो मुझे लगता है बजाय कम होने के बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर इस तरीके से काम तो कुछ ऐसी ही तस्वीर की हम उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती जा रही हैं, आखिर ऐसा क्यों, कमी कहां रह जाती है, इस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास करती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपयों का जो बजट है वो पास होता है, लेकिन बावजूद इसके जो कमी निकल कर आती है कि सिस्टम में कमी है, लेकिन सिस्टम में कमी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग ही उस कमी को क्रिएट करते हैं। और आखिर ऐसा क्यों, इस बात को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है और दर्शकों की राय भी इस बात को लेकर काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। अशोक कुमार जी, आपके पास आएंगे। लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं कर्मचारियों की कमी है। जब सरकारी तंत्र ठीक से काम नहीं करता तभी कहीं न कहीं ठेकेदारी को वो जिम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपी जाती है और जो संविदा में कर्मचारी रखे जाते हैं उनसे वो काम
कराया जाता है। अगर सरकारी तंत्र अच्छे से काम करे तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आएगी। नहीं मैडम, आप गलत कह रही हैं। जी। सरकार की मंशा ही नहीं है जो सरकार के एम्प्लॉइज हैं उनके पदों को भरने की। आपसे हम बताएं, हम नर्सिंग संवर्ग से आते हैं। हमारे नर्सिंग संवर्ग में 10,000 पद हैं। आज की तारीख में लगभग 4,000 पद खाली हैं, और 4,000 पद खाली हैं तो क्यों खाली, उसको भर क्यों नहीं पा रही सरकार? इस सरकार की ढिलाई है, जिसके नाते अभी आपने सुना है ये कर्मचारी आपको फोन कर रहे हैं कि उनकी नौकरी, ये लगभग 6,000 कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। जब इनको तुरंत आप नौकरी से निकाल दे रहे हो, अब एक व्यवस्था देते हो कि पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी इतने साल से दैनिक वेतन पे काम करेगा तो उसको परमानेंट कर दोगे। इसी सरकार के अंदर स्वास्थ्य विभाग है, जहां इतने साल से कर्मचारी काम कर रहा है उसको आप निकाल दे रहे हो। जब वो 6 साल से काम ज्यादा हो गया है करते हुए, तो जो पीडब्ल्यूडी में व्यवस्था और अन्य विभागों में लगी हुई है दैनिक वेतन भोगी की, वो यहाँ लागू करके उनको एक दिमाग में ये तो रहे कि आगे भविष्य मेरा सुधरेगा। और रही बात मैडम एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस बुलाने पे कह रहा है, एक ओला, एक उबर, एक कंपनी है, एक किसी व्यक्ति की कंपनी है, उसने ऐप लॉन्च किया है, वो दिखा देता है 5 मिनट में गाड़ी आपके घर पहुंच रही, 10 मिनट में पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब जो इस व्यवस्था वाले उन्होंने खुद इतना पोल कर दिया, इतना गड्ढा इसमें कर दिया है, क्यों नहीं ये ऐप लॉन्च करते? 5 मिनट में एम्बुलेंस दिखता रहे, ट्रैकिंग सिस्टम है हमारे पास, जीपीएस सिस्टम है, क्यों नहीं इसको लगाते हैं जीपीएस सिस्टम को? इसका मतलब कि ये लोग खुद पोल चाहते हैं कि इसमें कुछ हमारे लिए व्यवस्था बनी रहे। ये हम लोग नहीं सुधार सकते, कर्मचारी नहीं सुधार सकता, इसको ऊपर जो पॉलिसी मेकर है वो सुधार सकते हैं। पॉलिसी मेकर जो होता है वो व्यवस्थाओं को लॉन्च कर देता है, और कहीं ना कहीं उसका पालन कैसे करवाया जाए इस पर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। आते हैं आपके पास अशोक कुमार जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से। बलवंत जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, हम लोग यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश की एक परियोजना थी, उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, जिसके वजह से 55 जिला अस्पतालों में टीएनएम एक सेवा प्रदाता थी, उसके द्वारा जुड़े हुए कर्मचारी हैं, लगभग 10,000 कर्मचारी हैं। और कल के डेट 28 तारीख के डेट में उन कर्मचारियों को एक लेटर टीएनएम के द्वारा ये दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। तो ये हम लोग 3 साल से नौकरी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की एक मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक परियोजना चली थी, उसके अंतर्गत थे। और हमारी आखिरी तब बताइए, हम लोग ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं कि हमारी एक उम्र भी होने वाली है, नौकरी मिलनी नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो उम्मीदें कहीं ना कहीं सार्थक होती नजर नहीं आ रही। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अशोक कुमार जी आपके पास आएंगे, और शायद यही बदहाली की तस्वीर को यही बात बयां कर रही है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी ढिलाई है, और जो थोड़ी बहुत ढिलाई है वो नीचे स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उस बात को पूरा कर देते हैं, उसकी खाना पूर्ति कर देते हैं। और इसी का नतीजा है कि अगर 108 फॉर एग्जांपल 108 एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं, हालांकि व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम बात 108 एम्बुलेंस की सेवा को लेकर कर रहे हैं। इसीलिए शायद इस लापरवाही की वजह से प्राइवेट एम्बुलेंस में जो संख्या है उनकी बढ़ती जा रही है। अशोक कुमार जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं जयवीर जी बरेली से। अशोक कुमार जी आते हैं, दर्शक की बात सुन लेते हैं पहले। जयवीर जी, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। जयवीर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनमें समय से जाएं तो ना तो डॉक्टर मिलते हैं, और डॉक्टर मिल ही जाते हैं तो जो मेडिसिन दवाइयां हैं वो अवेलेबल नहीं मिलती हैं। मुझे कुत्ते ने काट लिया था अभी 15 दिन पहले, तो वहाँ गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि यहाँ प्राइवेट ले आए, इंजेक्शन हम लगा देंगे। प्राइवेट इंजेक्शन 300 रुपये में दिया। और जब वहाँ यार थोड़ा इधर उधर उथल पुथल शोर मचाया तो कहने लगे अब वहाँ यहाँ से जाइए, मैं रेफर कर रहा हूँ बरेली। तो ये अवस्थाएं हैं।
सब चीज होती है। अव्यवस्थाएं हैं और इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर हम बात भी कर रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जो सरकारी अगर तंत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, तो पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रही हैं। लोग प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराना जरूरी समझते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में वो सरकारी एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाती, जितना अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो समय रहते पहुंच पाती है, तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी और काम पूरी एक जिम्मेदारी के तहत नहीं किया जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता नजर आ रहा है। अशोक कुमार जी, आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे मैडम। हम तो यही बात आपसे फिर पुनः कहेंगे कि इस एम्बुलेंस में जब 2500 लगभग एम्बुलेंस की संख्या हो गई है और 2500 एम्बुलेंस हमारी व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है, तो एक छोटी सी कार चलाने वाली कंपनी ओला उबर 5 मिनट में गाड़ी पहुंचा देती है आपके दरवाजे पे। ये क्यों नहीं वो जीपीएस सिस्टम लगाते हैं इसमें? क्यों इसको पोल गड्ढा करके रखे हुए हैं? इतना आसान सा बात है, क्यों नहीं लोगों को समझ में आता जो इसकी पॉलिसी मेकर है? तो ये तो इसको जानबूझ के ढिलाई किया गया है कि 2500 में से 1500 एम्बुलेंस सड़क पे चलेंगे, 1500-1000 एम्बुलेंस कहीं और जमा होकर रखी रहेंगी। तो ये तो व्यवस्था बनाई गई है सब। तो इस व्यवस्था को जब तक ऊपर वालों का मनसा साफ नहीं होगा तब से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। अभी बताइए, इतने इम्प्लॉय रोजगार आप करोगे तो वो जय दिन के लिए नौकरी पाएगा, उतने दिन के लिए चाहेगा ना कि हम जल्दी से जल्दी कुछ कर लें। तो कुछ ना ठीक है। अशोक कुमार जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सरकार का काम होता है योजनाओं को लॉन्च करना और उस पर जिम्मेदारी के तहत काम करना। जो उस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाते हैं, उस योजना को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं आपके पास एक दर्शक हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, विक्की जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। अपनी बात रखिए। मैं ये बोला मैं कि जो लोग मर गए हैं ये भी नहीं होता है, सरकार डॉक्टर जो थोड़ा ढिलाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा वो किया जाए। शुक्रिया कॉल करने के लिए विक्की जी और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि लगातार बात निकलकर सामने आ रही है कि सिस्टम में कमी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और ये बात भी अशोक कुमार जी का जैसे मानना है कि कहीं ना कहीं ऊपर से ही जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी तरफ से ही कोताही बरती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसी पर चर्चा शुरू से ही चल रही है। इसमें जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर इस समय डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं अधिकारी हैं, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करें और देखें कितनी कॉल आई। और अब तो बड़ा आसान है, मोबाइल से कॉल आती है, उनके पास रिकॉर्ड होता है कब वो भेजा कब पहुंचा। मैं आपको बता दूं, जो पुलिस की 100 सेवा है, 100 सेवा इतना बड़ा सिस्टम है। मैं वहां देखने गया था। नहीं, वो डायल 100 पर हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो हम उसी पर रहेंगे। ट्रैक चेंज हो जाएगा। नहीं, हम नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, डायल 100 को इसलिए मैंने कहा कि वो टेलीफोन पर तुरंत पहुंच रही है, तो हम एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल एम्बुलेंस पहुंचा सकते हैं। अब बस खाली हमें एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहिए जो इनको इनकमिंग कॉल को और गाड़ी को संचालन का मॉनिटरिंग कर सके। कहीं ना कहीं सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। आते हैं आपके पास ए.के. शुक्ला जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इटावा से। दामिनी जी, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए। अपनी बात रखिए। जी मैडम, मैं बस यही कहना चाहूंगी, शासन इस तरह से रोजगार देने की बहुत सारी लंबी लंबी बातें तो कर रही है, मगर मैं टीनम कंपनी से बोल रही हूँ और यहाँ 10,000 लोगों को हटाने की बात हो रही है, उनको कहीं पे भी मतलब शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में बताइएगा 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? शुक्रिया कॉल करने के लिए दामिनी जी और अपनी बात रखने के लिए। वाकई कर्मचारियों की भी कमी निकलकर सामने आ रही है। जो कर्मचारी हैं उन्हें कार्यरत नहीं किया जा रहा है, उन्हें जॉब नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। ऐसी भी कॉल्स लगातार सामने आ रही हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपके पास आएंगे। सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए भाई? देखिए, वही चर्चा बार बार हो रही। मैंने पहले भी कहा कि आपको किसी दूसरे सिस्टम से अपने आप को कंपेयर करके जो सिस्टम अच्छे कार्य कर रहा है, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा।
एक पूरा एक सेक्शन बना देना चाहिए जो खाली दिन भर डायल ये जो एम्बुलेंस सेवा को मॉनिटर करे। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आज के ज़माने, कंप्यूटराइज हर चीज़। एक सेंट्रलाइज अगर एक कंट्रोल रूम बना दे, वहाँ पे सारी कॉल रिकॉर्ड हो कि कहाँ से आई, कब इन्फॉर्मेशन मिली और कब एम्बुलेंस गई। और इसमें जो पैसा काटा जाता है, जैसा लोग शिकायत करते हैं, इसकी जांच कराएं कि शिकायत सही है गलत है। लेकिन ये शिकायतें हैं कि जितना संविदा पे पैसा तय है उतना कर्मचारियों को मिलता नहीं। ये भी कारण है असंतोष का। वो पूरे टाइम दूसरी नौकरी ढूंढते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि जो नौकरी करता है सबकी पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। अगर वो पूरा समय नौकरी बचाने में लगा देगा, तनख्वाह कटवाने में लगा देगा, जाहिर है वो इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। बिल्कुल सरकारों का दायित्व भी है, जो कर्मचारी उन्होंने रखे हैं उनके फैमिली वेलफेयर को भी देखे कि हमारा कर्मचारी संतुष्ट हो, तभी वो मन लगन से कार्य करेगा। इसमें कोई बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। एक इनको सेंट्रलाइज यूनिट बनानी पड़ेगी जो पूरे हर जिले में, जो हर जिले के एम्बुलेंस के संचालन को मॉनिटर कर ले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है और इस और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है तो इसके लिए पूरी तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है। आते हैं आपके पास एक दर्शक हमारे साथ, पंकज जी मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। पंकज जी अपनी बात रखिए। मैम मैं 3 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब अचानक से उन्होंने लेटर दे दिया हमको, बोल रहे हैं कि लोगों को निकाला जा रहा है। मैम अब हम क्या करेंगे आगे? ना हमारा रिन्यूअल हो रहा है ना कुछ भी हो रहा। फिर हम तो अपने हमारी परेशान है, हम भी परेशान हैं। दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं और इन दिक्कतों को देखते हुए ये सवाल जायज भी है कि आखिर कैसे ये जो बदहाल अस्पतालों की जो दुर्दशा निकलकर सामने आ रही है, इन्हें कैसे स्वास्थ्य जो महकमे की हालत है वो कैसे सुधर पाएगी, ये सवाल उठना लाजमी हो जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार दर्शक जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर ए के शुक्ला जी लगातार जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, अशोक कुमार जी आपके पास आएंगे। दरअसल लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके भी सवाल आप सुन पा रहे होंगे, उनकी बात भी सुन पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोगों को अचानक से लेटर थमा दिया जाता है निकालने का। मैडम, एक यूपी हेल्थ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम प्रोजेक्ट था, उसके तहत इन लोग को नौकरी मिली थी। टीएनएम एक कंपनी थी जिसको उन्होंने रोजगार दिया था और उस कंपनी को 31 मार्च को खत्म करके खत्म कर रहे हैं। तो वो जो टीएनएम कंपनी के एम्प्लॉइज है, जाहिर सी बात है एनएचएम से रोज भर्तियां हो रही हैं। तो जो सारे लोगों का फोन आया, सब लोग ये कह रहे हैं कि एनएचएम में हमको कन्वर्ट कर दिया जाए। हाँ। तो इस सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब सरकारी अस्पताल में काम कर रहे थे। ये जितने 6 से 10 हजार लोग हैं और एनएचएम हमें लगता है हर महीने 10,000 लोगों की भर्ती कर रहा है। तो ये जो आप यहाँ 3 से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं लोग, इनको तुरंत आपको एनएचएम में रख लेना चाहिए। और एनएचएम में ही क्यों, हम तो कहेंगे जो खाली पद पड़े हैं उसमें आप देख लीजिए, इनकी मॉनिटरिंग कर लीजिए 3 साल की सेवाओं को, ये बेहतर सेवा किए हो तो सरकार चाहती कानून बना के एक विधायक पास करके इनको परमानेंट नौकरी दे दे जब 3 साल बचा हुआ है। लेकिन ये सरकार के पास इतना सोचने का हमारे लिए समय तो हो कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार तो इसको सोचना ही नहीं चाह रही। वो चाह रही दूसरे को ठेका देंगे, वहां से हमको कुछ फायदा होगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसमें डॉक्टर भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, इवन दैट। ठीक है अशोक कुमार जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के पास वक्त नहीं है कि इस और इस समस्या को लेकर वो ध्यान दे पाए, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस समस्या के समाधान के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्री तक इस बात को पहुंचाया जा सके। क्या आपने कभी इस बात का जिक्र किया स्वास्थ्य मंत्री से, मुलाकात की इस संबंध में? मैडम देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर का मुद्दा है, इससे हमसे स्वास्थ्य मंत्री जी बात ही नहीं करेंगे। ये सीधे ठेकेदार से बात करेंगे, ये हमसे नहीं बात करेंगे। हमसे बात करना होता तो आज ये मुद्दा क्यों होता मैडम? हम लोग से अगर पूछते, फिर भी अगर ठेकेदार से बात होती है तो ठेकेदार तक बात पहुंचानी बनती है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस है। क्या ठेकेदार तक आपने बात पहुंचाई? ठेकेदार हमें कहां मिलेगा मैडम? हम तो आपके माध्यम से, हम सबसे बड़ा चैनल तो आपको मानते हैं। आपके चैनल पे 6-7 महीने पहले हमने बैठ के लास्ट
के लिए गाड़ी की बात की थी, लाश वाली गाड़ी आ गई। लोक सेवा आयोग से नर्सों की भर्ती की मैंने बात की थी आपके चैनल पे, वो हमारी लोक सेवा आयोग से नर्सों की भर्ती दूसरे दिन कर दिया सरकार ने, आपके चैनल के दबाव में आके। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था की जो आज आपने डिबेट रखा है, सबसे बड़ा हम उपकार मानेंगे इन कर्मचारियों का, शायद भला हो जिसमें 108 के एम्बुलेंस भी है मैडम, और सारे ड्राइवर भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं। मैं के न्यूज का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इतनी जरूरत से जुड़ा हुआ जनहित का मुद्दा, जो सरकार भी नहीं सुन पा रही है कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में कितनी बड़ी जनहित से जुड़ी हुई मुद्दा, उसमें क्यों खिलवाड़ किया जा रहा, वो आपने उठाया। बहुत आभारी है मैडम, हम लोग आपके बिल्कुल। अशोक कुमार जी, और के न्यूज लगातार ऐसे मुद्दे उठाता भी रहता है ताकि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर उस बात को पहुंचाया जा सके और उस बदहाल व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। तारिक जी, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी डॉक्टर जितने भी हैं, उनके लिए ईमानदारी से काम करें, लोगों जो मरीज है उनको ईमानदारी से देखे और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके ईमानदार से देखे, जिससे मरीजों की मौतें ना हो। शुक्रिया तारिक जी अपनी बात रखने के लिए और कॉल करने के लिए। वाकई जो व्यवस्थाएं हैं जिनके नाम पर ये सरकार जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और आखिर वो जमीनी स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, कमी कहां रह जाती है, इस बात को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। और इसी बात को लेकर दर्शकों की राय भी काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से गोविंद जी जुड़े हुए हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद जी, आपका स्वागत है, कॉल करने के लिए अपनी बात रखिए। मैं जेएनएम का कर्मचारी यहाँ कानपुर नगर में पोस्टेड हूँ और हम यहाँ पे करीब साल से कार्यरत हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सब में हम लोग जेएनएम के कर्मचारी हैं। और हमको वही 28 फरवरी को एक नोटिस दिया गया यूपीएससी की तरफ से कि हम लोगों को 1 महीने बाद निकाल दिया जाएगा 30 मार्च को। तो मैम 1 महीने बाद निकाल दिया जाएगा, हम लोग 3 साल से इसमें कार्यरत है, तो हम लोगों को कैसे क्या होगा तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, अचानक से निकाल दिया जाएगा तो दूसरा रास्ता क्या होगा, वाकई बड़ा सवाल है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपके पास आएंगे। जैसा कि अशोक कुमार जी कह रहे थे कि अगर टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो एम्प्लॉय संविदा पर रखे गए हैं या जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 3-3 साल से वो काम कर रहे हैं, इसके बाद अचानक एक नोटिस उन्हें थमा दिया जाता है कि आपको 31 मार्च से नहीं आना है, तो उसके पास दूसरा चारा क्या होगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उस एम्प्लॉय को परमानेंट किया जा सके। देखिए, ये व्यवस्था मानवीयता से जुड़ी है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये कर्मचारी हमारे यहाँ 3, 4, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। यूपी सरकार ने ही उन्हें रखा था एक व्यवस्था के तहत, और इस नियुक्तियों को रद्द करने के बाद सरकार फिर नई नियुक्तियां करेगी। बिल्कुल, नई नियुक्तियां क्यों करेगी, इनको क्यों निकालेगी, ये प्रश्न गंभीर है। आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा सरकार क्यों करे, क्या लाभ है सरकार का। पुराने लोगों को दोबारा नौकरी में या दूसरी एजेंसी उनको क्यों नहीं रख लेगी। इसका मतलब संवेदनशीलता की कमी है। सरकार को कतई परवाह नहीं है कि जो हमारे 4-5 साल जिन लोगों ने नौकरी की है, सेवाएं दी हैं, उन्हें हम सड़क पर क्यों खड़ा कर रहे हैं निकाल करके। उनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए जब तक मानवीय आधार पर सोचा नहीं जाएगा सरकार में, ये समस्याएं बनी रहेगी। चलिए, समस्याएं जैसी की तैसी बनी रहेंगी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आप भी कर चुके हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी पूर्व सीएमओ रह चुके हैं, क्या उस दौरान भी ऐसी ही अव्यवस्थाओं से 2-4 होते थे, ऐसी ही अव्यवस्थाएं थी? और सवाल सबसे बड़ा गंभीर ये उठता है कि आखिर समस्या क्या ऐसी ही बनी रहेगी? इस स्थिति के बारे में किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए, पहले एम्बुलेंस इतनी नहीं थी। मेरे सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया। उस समय एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों में होती थी और वहां से टेलीफोन की सूचना पर एम्बुलेंस भेजी जाती थी, और इतनी ज्यादा शिकायतें भी नहीं थी। शिकायतें होती हैं, एम्बुलेंस कम थी, कॉल ज्यादा आ गई, देर में पहुंचती थी।
लेकिन आज की तारीख में एम्बुलेंस की कमी नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। 2500 के लगभग एम्बुलेंस सड़क पर चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद अच्छा, उसके अतिरिक्त प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी शहर में चल रही है, प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल कॉलेज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेज हैं। तो इतनी कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कमी है व्यवस्था की, मैनेजमेंट की, या संवेदनशीलता की, या लोगों में रुचि न होना। रुचि न होने के कारण उनकी नौकरियों में स्थायित्व नहीं है। जो संविदा पे रखे गए वो जानते आ जाए निकाल देंगे, नई नौकरी ढूंढते रहते हैं। कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं में परमानेंट नियुक्तियां सरकार को करनी चाहिए। वो 20, 25, 30 साल, 35 साल नौकरी करेंगे तो जिम्मेदारी समझेंगे। चलिए आपके पास वापस लौटते हैं। एक दर्शक हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, रियाज जी, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हेलो मैम, नमस्कार। मैं मेरठ से रियाज बोल रहा हूँ। जी रियाज, मैम अपनी बात रखिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो अशोक जी हमारे बैठे हैं, राजकीय नर्सिंग संघ के महामंत्री, इतना पूछना चाहते हैं कि हम लोग कल लखनऊ पहुँचेंगे, क्या हमारी वहाँ पर कोई सुविधा हो सकती है, कोई व्यवस्था हो सकती है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। सभी लोग यहाँ परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जी जी जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, आप जवाब दीजिए। जी मैडम, इन लोगों के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं, आपके चैनल पे भी बता चुके हैं। हाँ, इन लोगों के लिए हम बात कर ही रहे हैं। कल हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो हमारे महामंत्री और अध्यक्ष है सुरेश रावत, अतुल मिश्रा जी, उन लोग को सबको हम बुलाए हैं। कल 1:30 बजे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर से इन लोग को सरकार के लेवल में बात करेंगे। यही लोग नहीं मैडम, स्वास्थ्य महानिदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर है। सुन के ताजुब होता है कि आज 18 साल से मात्र 9,000 रुपए महीने पे काम कर रहे हैं। आपके यहीं जहां मैं बैठा हूं लखनऊ में, जनपद में चले जाइए, 15-20 हजार में कंप्यूटर ऑपरेटर फोटो स्टेट की दुकान पे काम कर रहे हैं। और सरकारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो पूरी डाटा सब कुछ कर रहे हैं, उनको मात्र 9,000 रुपए दिया जा रहा है। भारत सरकार कहती है कि न्यूनतम वेतन आपका 18,000 हो गया है। तो कहां ये कौन रोक रहा है? 18,000 न्यूनतम वेतन को 8,000 कर दिए हैं। ये सरकार बिल्कुल जू नहीं रेंगता मैडम। सरकार को हम क्या बताएं, कैसे समझाया जाए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ही कुछ मदद करिए इन गरीब बच्चों की, जिनके सहारे इनका परिवार पल रहा है। अब 8-9 हजार में नौकरी कर रहे हैं, फिर कह दिए 3100 आपको निकाला जा रहा है 31 मार्च को। हम इन लोग की पूरी मदद करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं और बात भी किए हैं। अतुल मिश्रा जी को कल हमने टाइम दिया है, सुरेश रावत जी को, कि कल हम लोग बैठ के बात करेंगे। इनके लिए जो बढ़िया रास्ता होगा सरकार से बात करके निकाला जाएगा। हम लोग यही सोच रहे हैं NHM के तहत इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल अशोक कुमार जी, बिल्कुल हर एक व्यक्ति को, विभागीय अधिकारी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। जिस तरीके के न्यूज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगातार समाज से जुड़ी हुई अव्यवस्थाओं को, समस्याओं को उठाता रहता है और उसके खिलाफ कहीं न कहीं आवाज बुलंद करता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए, साथ ही अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपना नाम बता दीजिए, अपनी बात रख सकते हैं। उमेश कुमार जी, उमेश जी, मैनपुरी जिला चिकित्सालय मैनपुरी से बोल रहे हैं। हाँ जी। और इस समय जो हम लोगों को नोटिस मिला है, जो टर्मिनेशन का वो दिया गया है, उससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं और हमारे फैमिली में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मैडम। ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वाकई दूसरा विकल्प कहीं न कहीं ढूंढने को मजबूर होंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, चर्चा को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, जिस तरीके से दावा कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, जो बदहाली है उससे कहीं न कहीं आम जनता को निजात मिलेगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होंगी, इस तरीके से काम किया जाएगा तो कैसे जमीनी स्तर तक पर ये व्यवस्थाएं पहुंच पाएंगी, इसका लाभ आम जनता को मिल पाएगा। किसी भी, चाहे वो 108 एम्बुलेंस को लेकर बात कर ले, चाहे वो सरकारी डॉक्टर्स की कार्य प्रणाली को लेकर बात कर ले, या सरकारी दवाओं को लेकर बात कर ले, तमाम ऐसे भरकर
सामने आते हैं जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हैं, जो संविदा पर कर्मचारी रखे जाते हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है। क्योंकि जो 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे थे, अचानक से उन्हें नोटिस थमा दिया गया तो जाहिर सी बात है उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ सुबह बोलेगा में आज फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।